हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने अपना ग्रुप डिस्कशन चालू किया था और मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा किया था कल हम लोगों ने। ठीक है, आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे और पॉलिटी का जितना भी पीसीएस का प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा शुरू करेंगे। तो जो पॉलिटी का शुरुआत होता है प्रीवियस ईयर का पीसीएस का, वो शुरुआत होता है कि कैसे हम लोगों के देश में संवैधानिक इतिहास का विकास हुआ है। ठीक है, किस तरह से हम लोग का संविधान आगे बढ़ा है। तो इस क्रम में अगर हम इसके भूमिका का बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हम लोग के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और वहीं से हम लोग का संवैधानिक इतिहास भी शुरू हो जाता है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, जो उस टाइम ब्रिटेन की महारानी थी, उनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया, यानी कि उनका शेयर उस कंपनी में लगा हुआ था। अब उनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एकाधिकार प्रदान किया गया था। 15 वर्षों का मोनोपोली दिया गया था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए वो 15 वर्ष का एकाधिकार दिया गया था उनको। और उसके बाद उसमें जो साइन किया हुआ था उसमें लिखा गया था कि अगर 15 वर्षों तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अगर व्यापार आपका सही रहता है तो उसके बाद इसको और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से ये कारवां आगे बढ़ता गया और हम लोग के संवैधानिक इतिहास का पूरा यात्रा इसी से शुरू होता है और इसी पर खत्म होता है। अब हुआ ये कि सन 1608 ईस्वी में यहाँ कैप्टन हॉकिंस आया था हम लोग के भारत देश में। यहाँ आया और उस समय जहांगीर का शासन हुआ करता था हम लोग के देश पर। तो यहाँ आया, उससे व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया, छूट प्रदान किया और अपने माल गोदाम की स्थापना किया। इसी तरह और सारी कंपनियां भी आई और अपना अपना व्यापारिक छूट मतलब हासिल की। इसी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1664 में बन के 1668 तक आ गया। वो भी यहाँ पर अपना व्यापार शुरू कर दिया और इस तरह से जितने भी यूरोपियन देश थे, ठीक है, उन लोगों के व्यापार का होड़ हम लोग के देश में शुरू हो गया। तो इस क्रम में अब आइए 23 जून 1757 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आता है। इस दिन पलासी का युद्ध होता है और पलासी के युद्ध में एक तरफ जैसे लॉर्ड क्लाइव था, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने वाला लॉर्ड क्लाइव था और बंगाल की तरफ से लड़ने वाला हम लोगों का सिराजुद्दौला था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। अब सिराजुद्दौला के पराजय होने का कारण था, और ये कारण ये था कि जैसे उसके जो अपने लोग थे वो लॉर्ड क्लाइव की तरफ मिले हुए थे। अब जब अपने ही लोग छुड़ा घोंपने का काम करें तो वो तो हारना ही है। ठीक है, मीर जाफर नाम का उसका सेनापति था और केवल मीर जाफर ही नहीं था, करीब 6-7 लोग उसके विश्वासी थे जो मिले हुए थे और इस कारण सिराजुद्दौला की पराजय हो गई। अब यहाँ जब पराजय हो गया बंगाल के जो नवाब थे उनका, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक डील हुआ। ठीक है, इसके तहत जिसे बंगाल जो क्षेत्र था, बंगाल से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आगे हुआ, ये कारवां आगे बढ़ा। सन 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ और बेदरा के युद्ध में जो यहाँ पहले से स्थापित डच की कंपनी थी, तो डच की कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ कि सन 1760 ईस्वी में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ और बॉडी वॉश के वॉर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हरा दिया गया। और इस तरह से जितने भी यूरोपियन कंपनी थे उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदर सभी कंपनियों को हराकर और अपना प्रभुत्व कायम किया यहाँ पर। और नहीं हुआ तो इसके बाद क्या हुआ कि सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया, जो मराठों के द्वारा लड़ा गया था और मराठों की इसमें पराजय हो गई। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जितने भी पहले से यहाँ पर यूरोपियन कंपनी थे वो हारते जा रहे थे। नहीं, यूरोपियन कंपनी नहीं, अच्छा, जितने भी यूरोपियन कंपनी थे वो हारते जा रहे थे, बाहर होते जा रहे थे। और मराठा शक्ति जो उस टाइम मतलब समझ जाइए कि जितना भी मिडिल इंडिया था, पूरे मिडिल इंडिया पर मराठा का शासन हुआ करता था। और जैसे ही मराठा पानीपत के थर्ड वॉर में पराजित हो गए तो उससे एक बात कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हुआ कि अब आगे आने वाले
आगे आने वाले भविष्य में जो असली शासन का नींव होगा वो अब मराठा शक्ति नहीं होगा। अब पूरे भारत पर मराठा पावर काम नहीं कर सकता, तो अब कौन काम करेगा? अब चूंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ऑलरेडी पूरे के पूरे यूरोपियंस को हरा चुके थे। अब उनके सामने से जो मराठा नाम का सबसे बड़ा ताकत था वो भी हट चुका था। तो अब जो पानीपत का थर्ड वॉर था वो ये डिटरमाइन कर दिया कि अब आगे आने वाले भविष्य में जो शासन होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा। और इस तरह से ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, अब इस बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ा था? तो एक तरफ त्रिगुट सेना था और एक तरफ ब्रिटिश सेना था। ब्रिटिश सेना का अगुवाई हेक्टर मुनरो कर रहा था, और जो त्रिगुट सेना था उसमें मान लीजिए कि 3 अलग अलग राजा एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये 3 लोग कौन कौन थे? तो एक जो था बंगाल का नवाब था, ठीक है, मीर कासिम, और एक जो था जैसे कि अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और एक मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों सेना को त्रिगुट सेना बोला गया था, और इन तीनों सेना की अगुवाई मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया जा रहा था। अब इन लोगों के बीच युद्ध हुआ बक्सर का। बिहार में एक जगह है बक्सर, ठीक है, वहां पर ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो जो कि एक कुशल सेनापति था ब्रिटिशर्स का, इन लोगों को मात दे दिया। और मात देने के बाद अब क्या हुआ कि सन 1765 में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। और इस इलाहाबाद की संधि से क्या हुआ कि बहुत सारी बातें निकल के हैं। जैसे बंगाल में या जहां जहां भी उस समय ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था वहां पर द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। अब ये द्वैत शासन क्या होता है? तो द्वैत शासन ये होता है कि जैसे उस टाइम बंगाल में करेंटली जैसे वहां का प्रशासन वहां का नवाब देखता, और वहां से जो अर्निंग होता, वहां से जो राजस्व प्राप्त होता वो कंपनी के पास जाता। ये द्वैत शासन बोला जाता था। और ये लॉर्ड क्लाइव जैसे इलाहाबाद की संधि में ये करारनामा करार करवाया था। 1765 का जो इलाहाबाद का संधि हुआ था उसी के अनुसार ये बात बोला गया था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र है, वहां से राजस्व वसूलने का अधिकार अब कंपनी का होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है? अब इस तरह से आगे ये कारवां बढ़ता जाता है। और उसके बाद आता है सन 1772 का टाइम। सन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का एक गवर्नर बन के आता है यहाँ पर ब्रिटिशर्स का। अब वो आता है, उसके काल में सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो जाता है। अब जो हम लोग का संविधान का शुरुआत होता है वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट से होता है, क्योंकि हम लोग के भारत में पहला कोई ऐसा एक्ट आया था जिसमें नियमबद्ध किया गया था चीजों को। बहुत सारे नियम उसमें लिखे गए थे। अब वो जो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा क्या हुआ कि जो पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर था। लेकिन जब सन 1773 का चार्टर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या आखिर अंतर था बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में? तो ये डिफरेंस था कि जैसे उस टाइम जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था वो बंगाल के क्षेत्र में भी हुआ करता था, मद्रास के भी क्षेत्र में हुआ करता था, और बॉम्बे के क्षेत्र में भी हुआ करता था। और तीनों जगह इसके अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। जैसे बंगाल के गवर्नर अलग थे, मद्रास के अलग थे, और बॉम्बे के अलग थे। अब जैसे ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बाकी जो 2 गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगे। पहले वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे, लेकिन अब वो उनके अधीन काम करने लगे। इस तरह से बंगाल का जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पावर बढ़ा दिया गया। अब पावर किस लिए बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया गया, कैसे पता चला? तो ये पता चला कि जो अदर गवर्नर थे अब इन लोगों के अधीन आ गए, बंगाल के गवर्नर के अधीन अब अदर गवर्नर आ गए। तो इस तरह से ये चीज चालू होता है। उसके बाद सन 1773 ईस्वी में और एक महत्वपूर्ण काम हुआ उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि उसी के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जो सन 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, वो आज का हम लोग का सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हम लोग के आज का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है
वो 1935 के भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1935 में आया था, उसके द्वारा 1937 में स्थापना हुआ था। लेकिन अब ये क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम बना था, तो जो सन 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट बना था, उसका क्षेत्राधिकार बस बंगाल के ही क्षेत्र में था। वो पहला सुप्रीम कोर्ट था और उसका जो क्षेत्र था वो केवल बंगाल था। बंगाल में ही उसका मतलब जितना भी प्रशासन था वो लागू हो सकता था, जितना नियम था लागू हो सकता था। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब बता सकते हैं लोग कि उस जो सुप्रीम कोर्ट आया था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। और उसके जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चेस्टर, लिर्नेस्टर एवं हाइडे। ये 3 लोग थे, यानी कि 4 लोग मेन रूप से उस सुप्रीम कोर्ट में थे। तो ये सन 1773 का मेजर काम था जो हुआ था उस टाइम। अब आगे क्या हुआ, तो मान लीजिए कि कहीं भी आप किसी भी जगह पहली बार किसी नियम को जब लागू करते हैं तो क्या होता है कि आप किसी भी नियम को परफेक्टली नहीं बना सकते एक बार। कैसे? जब पहला ही बार मान लीजिए कि आप शोध करने के लिए लागू किए तो परफेक्ट तो बना नहीं सकते। तो इसमें जो कमी रह गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उस कमी को दूर करने के लिए सन 1784 ईस्वी में एक पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया, ठीक है। उसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या बात था, तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पहले देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब गठन हुआ था। वो 24 सदस्यीय एक टीम था जो उस टाइम काम करता था। लेकिन धीरे धीरे लगने लगा, चूंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो वहां पर केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, व्यापार करने के साथ साथ अपने साम्राज्य की भी वृद्धि कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होने लगा कि कलेश होने लगा कि हम पैसा संभालें कि जमीन संभालें। तो उन लोगों को लगा कि ना एक काम करना उचित है इसके बाद कि एक और व्यवस्था बना दिया जाए। पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे 24 लोग, और अब एक नया 1784 के एक्ट के द्वारा बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो अब ये जो कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दो टाइप से गवर्न होने लगा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के द्वारा और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी के वित्तीय काम को देखते थे, जबकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे वो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखते थे। मतलब जितना भी राजनीति का कार्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स देखता था, और जितना भी जैसे पैसा रिलेटेड काम था वो कौन देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, ठीक है। इतना हो गया सन 1784 का एक्ट, यही पिट्स इंडिया एक्ट था। अब आगे क्या हुआ? अब आगे सन 1813 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया, फिर से एक भारत परिषद अधिनियम आया 1813 में। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था 1813 का। अब वो किस मायने में इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चालू किया ऑफिशियल रूप से, कानूनी रूप से। उस एक्ट में ही ये बात नोट कर दिया गया था कि क्या होगा कि ईसाई का धर्म प्रचार होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए इससे पहले कभी भी यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में छेड़छाड़ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं किया था, ठीक है। अब जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा प्रत्येक साल भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया देने की बात कही गई। तो जब भी हम आगे चर्चा करेंगे हम लोगों के एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में कि किस तरह से हम लोगों के देश में एजुकेशन का विकास हुआ, तो उसका आधार हमेशा 1813 को माना जाता है कि 1813 के पहले एजुकेशन सिस्टम कैसे था और 1813 के बाद एजुकेशन सिस्टम कैसा था, इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्या किया गया, एक और बहुत ही मेजर काम किया गया था। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। पहले तो उन लोगों को ट्रेड मोनोपोली था, वही ट्रेड कर सकते थे चाहे जिस किसी का भी ट्रेड हो भारत में, लेकिन अब उन लोगों के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। तो कितना सीमित किया गया, क्या किया गया? तो अब ये किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बस चाय का ट्रेड कर सकता था, चाय का व्यापार कर सकता था।
और चीन, जो चीन देश है, चीन के साथ जितना भी ट्रेड था वो अभी कंपनी के पास था। 2 ट्रेड वो कर सकता था, एक चाय का व्यापार कर सकता था और एक चीन के साथ व्यापार कर सकता था। ब्रिटिश हाँ, ईस्ट इंडिया। उसके बाद का जितना भी मतलब कि उन लोगों का ट्रेड मोनोपोली था वो छीन लिया गया। अब मोनोपोली कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप चाय का भी कर रहे हैं, आप चीनी का भी कर रहे हैं, ठीक है, आप चटाई का भी कर रहे हैं, आप खटाई का भी कर रहे हैं, सब चीज का कर रहे हैं, ठीक है। एकाएक हम एक्ट लाते हैं और अब कहते हैं कि बस आप अब चीनी का ही व्यापार कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस देश में बाकी जो व्यवसाय चल रहा था वो ठप कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि आप जो बाकी का भी व्यापार कर रहे थे वो अब हम लोग करेंगे, यानी कि जो अदर कंपनीज थी वो करेंगे। पहले बस आप ही कर सकते थे, अब हम लोग भी कर सकते हैं। तो यही उसका मतलब था, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसी कारण 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब आइए, अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट, अब इसमें क्या हुआ था, 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल वो कौन था बता सकते हैं लोग? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उस टाइम जो गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही ये पारित हुआ था। अब इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, अब इसके ताकत को और बढ़ा दिया गया। इसके ताकत को बढ़ाकर, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब आगे क्या होता है, ठीक है, इसके द्वारा कि आगे इस तरह से क्या हुआ कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये शब्द का खेल है कि पूछता भी है, हाँ, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें, क्वेश्चन पूछ देगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर क्वेश्चन घुमाएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये, और वैसे देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल रहा था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि उस टाइम जितने भी कुरीति थे हम लोग के समाज में, जैसे मतलब कि ठगी प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा था, इस सब चीज को राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, ठीक है, और ये जो मतलब उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आगे चार्टर एक्ट आया 1800। अब एक ही बार जैसे बात करते हैं 1858 का, जैसे 1857 का युद्ध हो गया, उसमें 1857 की भारत की क्रांति हुई, ठीक है। उसमें रानी लक्ष्मीबाई ये लोग सब कोई लड़ा था, ठीक है। तो उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे क्योंकि हम लोग संवैधानिक मतलब इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। तो 1857 का युद्ध खत्म हुआ और 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। अब उसके द्वारा क्या किया गया, तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसमें जो कंपनी था, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, ठीक है। अब जो 1858 का जो मतलब भारत शासन अधिनियम आया था उसमें कंप्लीटली खत्म कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। ना ही अब आप ट्रेड कर सकते हैं, ना ही आपके पास अब पॉलिटिकल राइट है। अब जो भारत में जो सत्ता चलेगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का चलेगा, ब्रिटिश क्राउन। तो इसीलिए इसको अब ताज का भी शासन बोला जाता है। 1857 के बाद का जो शासन हुआ है हम लोग के भारत में 1947 तक, उसको क्राउन का शासन बोला जाता है, ताज का शासन बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1858 का जो वो भारत परिषद थी, भारत शासन अधिनियम आया था, वो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था भारत का, वो लॉर्ड कैनिंग था। तो जब ये आया 1857 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें क्या किया गया, ये जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था इसका नाम बदल दिया गया,
ठीक है, और इसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया वायसराय गया। कर दिया गया। तो इस तरह से फिर से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, यस, तो वो है लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। इसी तरह पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम वायसराय हम लोग लॉर्ड कैनिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग के संवैधानिक इतिहास के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या होता है कि 1861 ईस्वी में एक 1857 में 58 में और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है। पहले एक पद ये पद हुआ करता था, नाम बदल दिया गया कि अब वायसराय होगा। इसके साथ ही एक और पद बनाया गया, एक नए पद का सृजन किया गया, ठीक है, राज्य सचिव। ठीक है, उसके बाद से राज्य सचिव का पद भी अस्तित्व में आया 1858 के बाद में, ठीक है। राज्य सचिव, हाँ, वैसे अगर ताकत वाइज देखा जाए कि पावर वाइज, तो राज्य सचिव का पद जो था वो वायसराय के पद से ऊपर रखा गया था, ज्यादा पावरफुल था। राज्य सचिव का पद ज्यादा पावरफुल था और एज कंपेयर टू ये जो मतलब गवर्नर ये वायसराय का पद, वायसराय, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि सन 1861 ईस्वी में एक अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, तो वो हुआ था पोर्टफोलियो की शुरुआत। भारत में पोर्टफोलियो की शुरुआत हो गई। अब ये पोर्टफोलियो क्या है भाई, तो हम लोग आज जितना भी विभागीय प्रणाली देखते हैं, अब विभागीय प्रणाली मतलब क्या है, रेलवे को हम लोग के देश में गवर्न करना है तो रेल मंत्रालय अलग, ठीक है, होम मिनिस्ट्री अलग, ठीक है, वित्त मंत्रालय अलग, ये जितना भी मंत्रालय का व्यवस्था है, ठीक है, वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से आया है, ठीक है, उसे ही पोर्टफोलियो बोला जाता है। पोर्टफोलियो, जी, पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये शायद लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में भी ये भी आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से। अब एक ही बार जंप करते हैं सन 1909 ईस्वी, 1909, 1861 से एक ही बार 1909 पर जंप करते हैं। 1909 में क्या होता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म होता है, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म होता है। अब ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था, ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु का अगर बात करें, ठीक है, मुस्लिम के बारे में कुछ जिक्र किया, इसका बता रहे हैं, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था 1909 में ये हुआ था कि पहली बार हिंदू और मुसलमान इसमें फूट डाला गया। अब फूट किस सेंस में डाला गया, कैसे डाल दिया गया, ठीक है, तो किया ये गया कि पहली बार 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में, ठीक है, मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इससे फूट का शुरुआत कैसे हो गया, है कि नहीं। तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र पर, मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, ठीक है, उसमें 100 लोगों की जनसंख्या है, ठीक है, उसमें 20 लोग मुसलमान हैं, 80 लोग मान लीजिए हिंदू हैं, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था पृथक निर्वाचन क्षेत्र के, कि अब उस क्षेत्र पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो उस क्षेत्र को रिजर्व कर दिया जाए कि वहां से जो कैंडिडेट खड़ा हो सकता है वो बस मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, पहला बात, ठीक है। उसके बाद जो वहां का वोटिंग राइट होगा वो भी बस मुस्लिमों का ही होगा। अब उस क्षेत्र में भले हिंदू रहते हो वो उसको वोट नहीं कर सकते, जो वहां के मुस्लिम रहते होंगे वही उसको वोट करेंगे, ठीक है। और जो वहां पर प्रत्याशी खड़ा होगा वो भी मुसलमान ही होगा। तो बताइए ये कितना गंदा काम हुआ था, बहुत कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये मतलब बांटने का काम हो गया एक ही बार, ठीक है। मान लीजिए कि एक घर में सौहार्द से 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और एकाएक कोई 5वां व्यक्ति आए और वो कह दे कि आज से जो भी शासन चलेगा वो इस एक पार्टिकुलर आदमी का चलेगा। क्यों चलेगा भाई, है कि नहीं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो उस घर में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि इसी के द्वारा हम लोगों के जो हिंदू भाई थे और जो मुस्लिम भाई थे उनमें फूट डालने का शुरुआत किया गया। अब जब इस तरह का कोई भी काम होता है तो लोगों का भी दिमाग चलना चालू हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी देखिए जो भी होता है वो अपने फायदे के लिए बहुत काम करता है, ठीक है। उस टाइम के जितने भी राजनीतिक पार्टी थे वो इस चीज को नया आयाम बना के चलने लगे, ठीक है।
इसका चर्चा मान लीजिए कि आधुनिक इतिहास में होता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, हम अपने संवैधानिक इतिहास पर आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1919 का समय, यानी कि 1919, ठीक है। 1919 में जो भारत का राज्य सचिव था और भारत का वायसराय था, ये दोनों बदल गए थे। उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू जो थे वो राज्य सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय। जब भी बोला जाता है ना, जिसे मान लीजिए कि हम मार्ले मिंटो बोल रहे हैं, तो यानी कि मार्ले, लॉर्ड मार्ले उसमें राज्य सचिव था और लॉर्ड मिंटो जो था वो वायसराय था, ठीक है। अगर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोल रहे हैं, तो जो मॉन्टेग्यू था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, वो उस टाइम राज्य सचिव था और जो चेम्सफोर्ड था वो वायसराय था, ठीक है। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ और 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, सिख, ठीक है, सिखों को, महिलाओं को या बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी जो उस टाइम भारत में हुए थे, उनको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही गई। बताइए ये कितना गलत बात है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, ठीक है, ये 1919 में कि जो उस समय प्रांतों का शासन हुआ करता था। अब प्रांत कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग आज देश है, केंद्र अपना शासन कर रहा है, ठीक है, राज्य भी शासन कर रहा है, मान लीजिए कि दोनों के शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। इसके अंदर पंचायत का भी शासन है, नगर निगम का भी शासन है। तो ये अंदर अंदर शासन कैसे चला जा रहा है। तो इसी तरह से उस टाइम जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, उनका ब्रिटिशर्स का ऊपर से कंट्रोल रहता था और प्रांतों में शासन हुआ करता था। तो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसके द्वारा क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, ठीक है। 1919 हाँ, प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। ये 1919 का मेजर काम था जो हुआ था, ठीक है। हालांकि 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, तो उसके बारे में आगे बात होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग संवैधानिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है 1935 का, ठीक है। 1935 में फिर से एक भारत परिषद अधिनियम 1935 आता है। अब ये जो भारत परिषद अधिनियम 1935 आया था, वो बहुत रिसर्च के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब क्यों दिया गया था, देखिए 1919 के बाद जितना भी काम हुआ था, ठीक है, उसका जैसे जायजा लेने के लिए लोगों को भेजा गया था। जो जॉन साइमन था, साइमन कमीशन, गो बैक आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो जॉन साइमन था, वो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के बाद क्या क्या बदलाव आए थे भारत में, उसका समीक्षा करने आया था और उसके तर्ज पर वो 1935 का भारत परिषद अधिनियम का लेखा जोखा तैयार करता। लेकिन दिक्कत ये हुआ था कि जो साइमन कमीशन आया था हम लोग के भारत में, ठीक है, उसमें सारे के सारे अंग्रेज सदस्य, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी बात का खुन्नस था लोगों को, ठीक है। इसी कारण बार बार साइमन गो बैक का नारा लग रहा था, ठीक है। अब साइमन ही क्यों बोला जाता है, साइमन एक व्यक्ति का नाम था, अच्छा, ठीक है, साइमन एक व्यक्ति का नाम था और उसी के नाम से साइमन कमीशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से साइमन गो बैक का नारा लगा था। आपको पता होना चाहिए कि जैसे 1927 करीब 1927 या 1928 का ही उस टाइम होगा जब ये मतलब साइमन कमीशन आया था। उस टाइम ये भी बात चल रहा था कि अगर भारतीयों में, भारत के राजनीतिक पार्टियों में इतना पावर है, ठीक है, तो वो खुद से एक सर्वदलीय सम्मेलन बैठाएं, ठीक है, और बिना किसी ब्रिटिशर्स के हस्तक्षेप के वो अपना संविधान खुद से बना के दिखाएं। ये ब्रिटिशर्स का चैलेंज था इंडियंस को। सर्वदलीय सम्मेलन भी बैठाया गया था, जितने भी उस टाइम बड़े बड़े पार्टी थे हम लोग के देश में, सब लोग बैठे थे। लेकिन अंत क्या हुआ, अंत बहुत बुरा हुआ और हम लोग के जितने भी पार्टी थे उन लोगों मतलब वो एक बात पर सहमत नहीं हुए और एक मतलब नहीं बना पाए, मतभेद हो गए, ठीक है, बहुत मतभेद हुआ, ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि मतलब जितना भी ये हुआ 1935 में पूरा का पूरा लेखा जोखा तैयार करके और 1935 का भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया। 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो हम लोग के संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है। अब ब्लूप्रिंट क्यों बोला जाता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट बोला जाता है क्योंकि आज भी हम लोग के भारत का जो संविधान है उसका ओवरऑल करीब 80% हिस्सा
1935 के भारत परिषद अधिनियम से चुराया गया है। चुराया मतलब गलत सेंस होगा कहने का, लिया गया है, ठीक है। 1935 के ही भारत परिषद अधिनियम से, सोच लीजिए कि वो अधिनियम कितना बड़ा होगा। हालांकि जब 1935 का भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था तो उस टाइम जो हम लोग के बड़े बड़े महापुरुष हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है, वो बहुत लोग विरोध किए थे, अपना अपना वक्तव्य मतलब प्रस्तुत किए थे। जैसे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बोले थे शायद कि बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी, यही बोले थे ना जवाहरलाल नेहरू बोले थे। और जो हम लोग के मोहम्मद अली जिन्ना थे वो रद्दी के टोकरी में फेंकने जैसा ही अधिनियम को बोले थे। मतलब सब कोई जिस तरह से अपने से हो सकता था इसको क्रिटिसाइज किया था। भारत सरकार अधिनियम में से भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसको सब लोग क्रिटिसाइज किए, विरोध किए थे भारतीय लोग, सारे लोग विरोध किए थे। बड़े बड़े लीडर जो थे। अब आगे क्या हुआ 1935 के बाद, ये तो 80% इसी से लिया गया है। अब आगे हुआ कि 1940 में लॉर्ड लिथगो था, ठीक है, इसका नाम बहुत टेढ़ा है, लॉर्ड लिथगो, ठीक है, वो अगस्त प्रस्ताव लाया, ठीक है। उस अगस्त प्रस्ताव में ये बोला गया था कि भारत जो है, भारत का अपना संविधान बनाने के लिए, ठीक है, उसका अपना संविधान सभा बनाया जाएगा। लेकिन उसका ये प्रस्ताव फेल हो गया क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो गया था। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भारत है वो इस युद्ध में शामिल हो जाए, इसलिए ये प्रलोभन दे रहे थे। इसी तरह क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था, वो भी फेल हो गया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन में 3 लोग आए थे, कौन कौन थे? तो एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर ये क्रिप्स मिशन था। उसके बाद कौन था? एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीन लोग आए थे, ठीक है, ये भी फेल हो गया था। मतलब ये फेल क्यों हुआ था कि इसमें क्या था क्रिप्स मिशन में, इसका भी चर्चा कर देते हैं। कि वो था कि भारत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, उसमें ब्रिटिशर्स का साथ दे, ठीक है, और जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, ब्रिटेन मतलब कि जो मित्र राष्ट्र थे उस समय, अगर उनका जीत हो जाता है तो भारत का अपना संविधान सभा बनाएंगे, भारत अपने द्वारा संविधान बना सकते हैं, इस बात। तो हम लोग के जो गांधी जी थे वो इस चीज को पोस्ट डेटेड चेक का संज्ञा दिए थे। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि अग्रिम भुगतान। कहने का मतलब है कि भाई तुम्हारा खुद का पता नहीं है कि तू जीतेगा कि हारेगा, ठीक है, तू हम लोग को प्रलोभन देने चला है कि मतलब कि हम तुम लोग का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे, तुम जाओ भाई अपना देख लो, उसमें पहले जीत के आओ तो हम लोग पर शासन करोगे। उन लोगों को भी ये पता था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें जितने भी विश्व के देश थे उनका आर्थिक स्थिति इतना कमजोर हो जाए, कोई किसी देश को कॉलोनाइज नहीं कर सकता फिर बाद में, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समाप्ति होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद 1946 में, ठीक है, क्या होता है बताइए? कैबिनेट मिशन, हम लोग के कैबिनेट मिशन का गठन होता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है, उसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर लोगों का चुनाव होता है। टोटल 389 लोगों का चुनाव होता है, ठीक है, ठीक है, और वही लोग मिलके हम लोग का अपना संविधान लिखते हैं, बनाते हैं। टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगता है हम लोग का संविधान बनाने में। हम लोग का जो संविधान बनता था, ठीक है, जैसे बहुत सारे उसमें कमेटी हुआ करते थे संविधान सभा में, ठीक है, जैसे प्रारूप समिति, ठीक है, मतलब कि संविधान समिति, बहुत सारी समितियां हुआ करती झंडा समिति, जो भी तो होता ये था कि लोगों का काम था अलग अलग देशों के संविधान से चीजों को लिखना, बढ़िया बढ़िया चीजों को, ठीक है। और प्रारूप समिति का काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी उसको बोला जाता है। प्रारूप समिति का काम था कि उसमें जो सबसे बढ़िया नियम है उसको छांट के उसको ऐड कर देना, ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। उसी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे हम लोग के भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। टोटल 7 लोग थे अध्यक्ष पद को लेके, और उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर 6 ऐसे थे। इसी कारण क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कमेटी था और ये उनके मेन थे, इसीलिए इनको मतलब कि हम लोग के संविधान के पिता की भी संज्ञा दी गई, भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया। मान लीजिए आप लिखने को तो अलबल कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से जो बढ़िया चीज छांट कर लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिलियत है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का संविधान मतलब तैयार हो गया। होता ये था कि ये लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा संविधान लिखते थे, छांटते थे, और उसके बाद उसका वाचन होता था। अच्छा, वाचन मतलब कि सुनाया जाता था हम लोग के संविधान में, ठीक है, लिखे फिर सुनाए।
इस तरह से 3 वाचन में हम लोग का पूरा संविधान लिख दिया गया था, मतलब कंप्लीट हो गया था। हम लोग का जो अंतिम वाचन हुआ था, ठीक है, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और 26 नवंबर को ही हम लोग के पूरे देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो अब मान लीजिए कि जब 26 नवंबर को अंतिम वाचन हो गया, तो उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों नहीं मनाए? 26 नवंबर 1949 से ही हम गणतंत्र दिवस क्यों नहीं मनाए? उसका रीजन है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके द्वारा जो हम लोग के जवाहरलाल नेहरू थे, वो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, यमुना नदी के किनारे झंडा फहराया पहली बार, ठीक है, और संविधान मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके, मतलब इसी कारनामे के कारण कि ये एक बहुत अच्छा कारनामा किया गया था उनके द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक लागू होने के बाद भी